हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पैरासाइटिक अडेप्टेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइटिक होते हैं। ये किसी अदर एनिमल के बॉडी में या ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन में रहते हैं और उस होस्ट बॉडी में रहकर ही ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से ये जो एंडोपैरासाइट्स है फ्लैट वर्म्स, ये अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं ताकि वो होस्ट बॉडी में रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। पैरासाइट लिव्स ऑन और इनसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट। ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं और वहीं से अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके कारण वो होस्ट बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, वो उन्हें डैमेज भी करते हैं। ये जो पैरासाइट्स है ये चूंकि शरीर के अंदर है इसीलिए इन्हें एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं उन्हें एक्सोपैरासाइट्स कहते हैं। जिस तरह से हेड लाइस इसका एग्जाम्पल है, जो कि शरीर के बाहर रहकर एज अ पैरासाइट वो ब्लड सक करती है। तो कुछ इस तरह से ये जो पैरासाइट्स है ये होस्ट बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। फ्लैटवर्म्स बेसिकली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं किसी एनिमल के या ह्यूमन के। पैरासाइटिक फ्लैटवर्म, ट्रेमाटोड्स एंड सिस्टोड्स ये सारे पैरासाइटिक होते हैं। सिर्फ टर्बेलेरियंस ऐसा क्लास है जिसके स्पीसीज नॉन पैरासाइटिक होते हैं। जितने भी ट्रेमाटोड और सिस्टोड हैं इनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं होस्ट की बॉडी में रहने के लिए। तो ये अपने आप को होस्ट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट करते हैं। The main changes that occur in their body structure and behavior of the parasite to easily live their parasitic mode of life is called parasitic adaptation. तो यही सारे चेंजेस जो एंडोपैरासाइट्स अपनी बॉडी में करते हैं जिसके कारण वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाए, वहाँ पर रह पाएँ, इसे ही कहते हैं पैरासाइटिक अडेप्टेशन। ये जो प्लैटीहेल्मिन्थस है ये मॉर्फोलॉजिकली और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली अडेप्ट करते हैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, जिसका सबसे पहला पॉइंट है बॉडी कवरिंग। प्रोटेक्टिव थिक टेग्यूमेंट और क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दियर बॉडी। एंडोपैरासाइट की जो बॉडी की सबसे बाहरी लेयर है दैट इज टेग्यूमेंट, जो उसकी स्किन है वो बहुत ही थिक होती है, जो कि इन्हें होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट। होस्ट बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं उसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ये कहीं ना कहीं इन सभी डाइजेस्टिव एंजाइम से बच पाते हैं अपने थिक टेग्यूमेंट के कारण। टेग्यूमेंट इज प्रोवाइडेड विथ स्केल्स और माइन्यूट स्पिन्यूल्स फॉर अटैचमेंट। ये जो इनका सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसमें छोटे छोटे स्केल्स और स्पिन्यूल्स, ये छोटे छोटे स्पाइन्स, कांटे लाइक स्ट्रक्चर जो कि इन्हें होस्ट बॉडी में अटैच होने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ अदर भी ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट हम देखते हैं। फॉर अ फर्म ग्रिप ऑन इनसाइड द होस्ट बॉडी सम स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ एडहेशन आर डेवलप्ड। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं जो कि इन्हें होस्ट बॉडी में जोड़ने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हुक्स, स्पाइन्स एंड सकर्स। ये सभी इन्हें होस्ट बॉडी में अटैच करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, ये है टीनिया सोलियम टेप वर्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हुक्स के 2 रो प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारे हुक्स प्रेजेंट है। सकर्स है, ये बेसिकली टीनिया सोलियम का हेड है, जिस हेड को स्कॉलेक्स भी कहते हैं। ये एंटीरियर रीजन है दैट इज स्कॉलेक्स यानी कि हेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है जो कि इन्हें होस्ट बॉडी में खुद को चिपकाने में या अटैच करने में, जोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लोकोमोशन जो है इट इज़ एक्चुअली एन एफर्ट फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, गेटिंग मीट एंड रनिंग अवे फ्रॉम एनिमीज़। लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जैसे कि ह्यूमंस, हमारे पास 2 पैर है जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो ये जो एंडोपैरासाइट्स है चूँकि इन्हें एक से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी एनिमल अगर लोकोमोशन करता है तो वो फूड को खोजने के लिए, अपने खाने को खोजने के लिए, या मेट, अपने पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर को फाइंड करने के लिए ताकि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सके, या फिर अपने एनिमीज़ से बचने के लिए कि वो अपने एनिमीज़ से जान बचाकर भाग सके। इन सभी चीज़ों के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। चूँकि इन्हें इस तरह का सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, इसी की वजह से इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एंडोपैरासाइट्स हैबिचुअली लिव इन सच प्लेसेस इन द होस्ट बॉडी वेयर सफिशिएंट फूड इज़ अवेलेबल। चूँकि यहाँ पर
होस्ट बॉडी के अंदर इन्हें बहुत अधिक मात्रा में फूड मिल जाता है बिना ही किसी मेहनत के, और यहाँ पर इनका कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, एनिमी नहीं प्रेजेंट है। इसीलिए इन सभी चीज़ों के कारण इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। पर इनके जो फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म्स है, अडल्ट फॉर्म्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं इनके, चूँकि ये फ्री लिविंग लाइफ जीते हैं, ये खुले एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये होस्ट बॉडी में नहीं रहते हैं। जैसे कि मेरा सीडियम लार्वा, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और सर्केरिया लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल। पैरासाइट्स कंज्यूम द डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फूड। जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं ये होस्ट के इंटेस्टाइन में रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उस होस्ट के इंटेस्टाइन का पचा या अधपचा खाना ही कंज्यूम करता है, जिसके कारण इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये पार्शियली या कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि ट्रेमाटोड्स एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है, इनमें माउथ प्रेजेंट है एंड देन सेक्टोरियल फेरिंग्स होता है, जो कि लिक्विड फूड जो कि इंटेस्टाइन में आधा डाइजेस्टेड किया हुआ खाना है होस्ट का, वो उसी लिक्विड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ईसोफेगस से सीधा इंटेस्टाइन में पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें स्टमक नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड खा रहे हैं। सेस्टोड्स में, टेपवॉर्म्स में हम देखते हैं कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। चूँकि ये इतने सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं एंडोपैरासाइट्स, तो इन्हें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये क्विक रिस्पॉन्स इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी स्टिमुली। ये ओपन एनवायरनमेंट में तो नहीं रहते, जिससे कि अपने आसपास क्या है उससे सतर्क रहने की इन्हें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में है, होस्ट बॉडी के अंदर है। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें सिर्फ गैंग्लिया और कुछ नर्व्स ही हमें अडल्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, बट इनमें इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, हेंस इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर क्विक एंड इफेक्ट रिस्पॉन्स फॉर एंडोपैरासाइट्स। देखिए, एंडोपैरासाइट्स में सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं होते, या तो रिड्यूस्ड या एब्सेंट होते, क्योंकि इन्हें उस तरह के क्विक रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि वो एक ओपन वर्ल्ड में कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं। बट जो फ्री लिविंग मिरासीडियम लार्वा है, जो लार्वल स्टेजेस है, उनमें हमें आई स्पॉट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है, क्योंकि एंडोपैरासाइट्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एग का प्रोडक्शन करते हैं, और ज़्यादातर जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये हार्माफ्रोडाइट्स यानी कि मोनोशियस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्किस्टोसोमा को छोड़ करके, जो कि ट्रेमाटोड से बिलोंग करता है। ये डायोसियस होता है, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अलग होते हैं, बट हार्माफ्रोडाइट्स मोस्टली होते हैं, जिसका मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों जेनाइटल्स का प्रेजेंट होना, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होना, दैट इज़ हर्माफ्रोडिटिज्म। ये कहीं ना कहीं हर्माफ्रोडाइटिज्म इन्हें हेल्प करता है, क्योंकि अगर इन्हें कोई अगर पार्टनर नहीं मिल पाया कॉपुलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये है फिसियोला हेपाटिका, जिसे लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ये है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से फीमेल जेनाइटल्स और मेल जेनाइटल्स दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल्स यानी बहुत सारे एग्स है, यूटेरस है, योक रिजर्वायर और योक फॉर्मेशन के लिए विटेलाइन डक्ट और विटेलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें मेल जेनाइटल अपर्चर्स, सेमिनल वेसिकल है, वैस डिफरेंस है, और एंटीरियर टेस्टिस और पोस्टीरियर टेस्टिस प्रेजेंट है। तो मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके कारण अगर इसे कोई पार्टनर नहीं मिले तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, अदरवाइज ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, और इस तरह से इनमें कॉप्यूलेशन में या रिप्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। In cestodes, reproductive system is much more elaborated and each mature proglotid possesses one complete set of male and female genitalia. सेस्टोड्स यानी कि टेप वॉर्म्स, चूँकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स है, ऐसे बॉडी सेगमेंट्स जो मैच्योर हो गए हैं, इनमें हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही जेनाइटल्स, मेल जेनेटेलिया और फीमेल जेनेटेलिया दोनों एक ही सेगमेंट में प्रेजेंट है, जिसे हम मैच्योर सेगमेंट कहते हैं।
ये सेगमेंट्स जब फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब इसमें एग का प्रोडक्शन होता है तब ये बन जाते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ये सेगमेंट्स, इनमें जो यूटेरस का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स एक सेगमेंट में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे यही ग्रेविड प्रोग्लॉटिड सेगमेंट ब्रेक डाउन होता है और ये फीसिस के थ्रू वो बाहर आ जाता है और ये अपना आगे का लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेनिया सोलियम में या टेप वॉर्म्स, सेगमेंटेड वॉर्म्स में हम देखते हैं कि हर एक सेगमेंट में किस तरह से मेल और फीमेल जेनाइटल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका हर्माफ्रोडाइटिज्म शो करता है। मस्क्यूलेचर, इट इज़ वेल डेवलप्ड इन एंडोपैरासाइट्स। इनमें जो मसल्स है ये बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। जो इनका मस्क्यूलेचर सिस्टम अगर हम देखें तो अच्छा खासा डेवलप है, क्योंकि इट एनेबल्स देम टू एक्सपैंड दियर इलोंगेटेड स्नेक लाइक बॉडी। इनकी बॉडी लंबी लंबी पतली सी स्नेक के जैसी होती है, जो कि पूरे इंटेस्टाइन में, होस्ट के इंटेस्टाइन में हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक्सपैंडेड होती हैं, क्योंकि ये मसल्स के ही कारण ये इतने अच्छे से एक्सपैंड हो पाते हैं। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, जिसका सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। पैरासाइट्स लिविंग इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ होस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज ऑफ होस्ट। ये जो एंडोपैरासाइट्स होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं तो इन्हें सबसे पहले तो होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूसेज, उनसे बचना होगा, जिसके लिए ये क्या कर सकते हैं, दे स्टिमुलेट द वॉल ऑफ गट टू प्रोड्यूस म्यूकस विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द एंडोपैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट्स स्टिमुलेट करते हैं अपने गट वॉल को, जहाँ से बहुत सारा म्यूकस, चिपचिपा सिक्रीशंस होता है जो कि इनके शरीर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। सेकेंड, बाई सिक्रीटिंग एंटी एंजाइम्स। ये ऐसे एंटी एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम को न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण ये नुकसान नहीं पहुंचाता। पैरासाइट्स का जो पीएच का टॉलरेंस लेवल है ये बहुत अधिक होता है। ये 4 to 11 पीएच लेवल, यानी कि एसिडिक, बहुत ही एसिडिक और बहुत ही बेसिक एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। पैरासाइट्स कंटिन्यूसली अपनी जो आउटर कवरिंग है, जो अपनी स्किन है, टेग्यूमेंट, इसे बार बार रीन्यू करता रहता है और अपने आप को होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से कंटिन्यूसली बचा कर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। चूँकि एंडोपैरासाइट्स होस्ट के इंटेस्टाइन में रहते हैं तो यहाँ पर इन्हें फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण ये जो एंडोपैरासाइट्स है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और विदाउट ऑक्सीजन ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ये अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मो रेगुलेशन। ट्रेमाटोड्स में हम देख सकते हैं जो कि फ्लूक्स होते हैं, इनका जो बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो होस्ट के बॉडी का, इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट है वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही सेम होता है। इसी के कारण ट्रेमाटोड्स में कोई भी ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, बट सेस्टोड्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। होस्ट के इंटेस्टाइन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे कहीं अधिक है। इसके कारण ये सेस्टोड्स, जो टेप वॉर्म्स है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये होस्ट के इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसे ऑस्मोरेगुलेशन की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी वॉल्स से, और चूंकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होता है तो ये अपने फूड का एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल स्टेजेस। चूँकि इनका लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे एग्स मैच्योरिटी अटेन नहीं कर पाते, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण जो एंडोपैरासाइट्स है वो मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में एग्स का प्रोडक्शन करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। इनमें मल्टीपल फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ये अपना लाइफ साइकिल एक से अधिक होस्ट बॉडी में कंप्लीट करते हैं और इनमें बहुत सारा लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण इनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो मिरासीडियम लार्वा है, ये एक लार्वा, ये बहुत सारे सर्केरिया लार्वा, 20-30 से अधिक सर्केरिया लार्वा को एक मिरासीडियम लार्वा प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एक से अधिक होस्ट का होना और बहुत सारे लार्वल स्टेजेस का होना कहीं ना कहीं इन फ्लैट वॉर्म्स को बेनिफिट पहुंचाता है। और अब फाइनली कंक्लूज़न, जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना सीख लिया और ये इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अडेप्ट करके होस्ट बॉडी में ये बहुत सारे बेनिफिट्स भी पाते हैं, जैसे कि
क्योंकि होस्ट के इंटेस्टाइन में इनको बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत ही अधिक मात्रा में इन्हें फूड मिलता है, लैक ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है और इन सभी चीज़ों के कारण इनका सर्वाइवल रेट होस्ट बॉडी में बहुत ही अधिक हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक पैरासाइटिक अडेप्टेशन इन प्लैटीहेलमिंथेस, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ये फ्लैट वॉर्म्स अपने आप को होस्ट बॉडी में रहने के लिए अडेप्ट करते हैं। जितने भी ट्रेमाटोड्स है और सेस्टोड्स है, ये अपनी बॉडी में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में देखा बॉडी कवरिंग। इनकी बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर है टेग्यूमेंट, ये बहुत ही थिक होता है और इसमें छोटे छोटे स्केल्स स्पिन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें डाइजेस्टिव जूसेस से होस्ट के बचाता है। ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट, बहुत सारे सकर्स, हुक्स, ये सारी चीज़ें होस्ट बॉडी में इन्हें अटैच करने में, जोड़ने में हेल्प करती है। इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, चूँकि ये इन्हें लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली नहीं होते हैं। जैसे ट्रेमाटोड्स में इनकम्प्लीट होता है और सेस्टोड में एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं है। नर्वस सिस्टम भी इनमें बहुत ही सिंपल सा होता है, जस्ट गैंग्लिया और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स भी इनमें डेवलप नहीं होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें बहुत ही वेल डेवलप होता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये फेसियोला हेपाटिका, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो कि हर्माफ्रोडाइटिज्म शो करता है। मस्क्यूलेचर, इनमें अच्छा खासा मस्क्यूलेचर डेवलप होता है, जिसके कारण ये अपनी बॉडी एक्सपैंड कर पाता है। और नेक्स्ट हमने देखा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, जिसमें हमने देखा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, किस तरह से ये होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से खुद को बचाता है। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, किस तरह से ये बिना ऑक्सीजन के सांस लेता है। ऑस्मो रेगुलेशन, इनमें किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। एंड लास्ट में हमने इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस देखे। ये बहुत ही अधिक मात्रा में एक प्रोडक्शन करते हैं, इनमें बहुत सारा लाइफ साइकिल का फेज़ होता है, बहुत सारे होस्ट है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण ये इतने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और फाइनली हमने कंक्लूज़न देखा। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।